का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बताता हूं आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, कौन सी खबरें आज इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे देश में बढ़ रही गैस की किल्लत से। क्यों बढ़ रही है किल्लत, कब तक सप्लाई ठीक होगी, इस पर चर्चा करेंगे। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कैसे घटाएगी सरकार, क्या प्लान है, इस पर बातचीत होगी। बड़ी टेक कंपनियों पर होगी सख्ती। पार्लियामेंट पैनल की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, क्या सुझाव दिए हैं, कैसे सख्ती होगी, इस पर चर्चा करेंगे। घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, टिकटॉक के लिए नई मुसीबत, और सरकारी कंपनियों में हो रहा था अरबों का घोटाला। कौन सी कंपनियां थी, घोटाले को कैसे अंजाम दिया जा रहा था, कैसे अधिकारी दुरुपयोग कर रहे थे संसाधनों का, ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत नेचुरल गैस की किल्लत से। रूस की तरफ से नेचुरल गैस की सप्लाई रोके जाने की वजह से देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल को नेचुरल गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और जरूरत पूरा करने के लिए स्पॉट मार्केट से नेचुरल गैस खरीदी जा रही है। माना जा रहा है कि नेचुरल गैस की कमी की वजह से गेल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। रूस की कंपनी गैसप्रोम ने 2022 की शुरुआत से गेल के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई रोक दी है। सप्लाई को दोबारा शुरू किया जा सके, इसके लिए भारत रूस के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि सप्लाई दोबारा शुरू अभी हाल फिलहाल में नहीं हो पाएगी। सर, कब तक उम्मीद करें, ये सप्लाई कब तक शुरू हो पाएगी? मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना क्योंकि अगले 12 महीने तक या अगले 1 साल तक भारत में एलएनजी की किल्लत रहने वाली है और इसके जिस तरीके के आसार और संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी गैस सप्लायर है गेल, उसे गैस मिलने की उम्मीद नहीं है। किस्सा कुछ इस तरीके का है कि गैस को प्रतिदिन गेल को इस समय प्रतिदिन 8.5 से 9 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की गैस की कमी पड़ रही है सप्लाई करने में। लगभग 20% के आसपास गैस की सप्लाई गैसप्रोम ने बंद कर दी है। पिछले साल मई में जब युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद गैसप्रोम से गेल को आने वाली गैस की सप्लाई रुक गई थी। सप्लाई इसलिए रुकी थी कि गैसप्रोम की एक जर्मनी की सब्सिडरी है, जिस सब्सिडरी से ये गैस गेल को आती थी एलएनजी टैंकर्स के जरिए, एलएनजी शिप्स के जरिए। इस सप्लाई के बंद होने के बाद गेल लगातार स्पॉट मार्केट से गैस उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की आपूर्तियां सीमित हैं और इसलिए गेल को पर्याप्त गैस नहीं मिल पा रही और जो गेल गैस स्पॉट मार्केट से लेकर आ रही वो महंगी है और उसका नुकसान भारतीय उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ रहा है और गैस की आपूर्ति में भी कमी आ रही है। ताज़ा आंकड़ा ये बता रहा है कि गैस महंगी खरीदने के कारण गेल के नेट प्रॉफिट में 46% का लॉस हुआ है क्योंकि जो गैस की आपूर्ति थी, उपलब्ध थी, वो नहीं थी। अब जो परिस्थिति बन रही है, गेल ने पिछले 6 महीने में 7 महीने में दुनिया में काफ़ी कोशिशें की हैं। स्थायी तौर पर कोई गैस का आपूर्तिकर्ता गेल को उपलब्ध नहीं हो रहा है। गेल को फिलहाल स्पॉट मार्केट पर भी ही निर्भर रहना पड़ेगा। उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि भारतीय बाजार में गैस की आपूर्ति पर्याप्त रूप से हो पाएगी। इसलिए आने वाले 6 महीनों में एलएनजी से जुड़े हुए जितने भी गैस प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पीएनजी हो या सीएनजी हो, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रहेगी और वो भी गैस की कमी बनी रहेगी। उद्योग जिनके कोटा तय है उन्हें तो गैस की आपूर्ति होती रहेगी, लेकिन बाकी जगह गैस की किल्लत हो सकती है। सरकार इस बार के बजट में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी को घटा सकती है। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इस बार के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस साल वैश्विक बाजार में फर्टिलाइजर की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला, जिस वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर की सब्सिडी का बिल 2.25 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान है। सर, सब्सिडी को कैसे घटाया जाएगा, किस तरीके के प्रयास कर रही है सरकार? ये मामला भी गैस से जुड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर कंपनीज गैस के लिए गेल पर और अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर पर और गैस एक्सचेंज पर निर्भर हैं, जहां से गैस खरीदती हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों को जो मौजूदा नियम है जो 2015 में सरकार ने जारी किया था, उसके मुताबिक उन्हें अपनी फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए करीब 80% गैस खरीदनी होती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए लंबे समय अवधि के सौदे करने पड़ते हैं और बाकी बची हुई जो गैस है 20% वो 3 महीने के सौदों के आधार पर खरीदती। ये गैस की आपूर्ति का ढांचा है। अब चूंकि गेल ही गैस की दिक्कत में है और गेल के पास आपूर्ति नहीं है और गैस महंगी हो रही है, सरकार
फर्टिलाइजर की दरें नहीं बढ़ा पा रही। जैसा शुभम ने आपको बताया कि इस बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी आने वाले समय में और बढ़ेगी। अभी सरकार ने अनुदान मांगों में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन बजट संसद से मंजूर कराया है। ऐसी स्थिति में सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए गैस खरीदने का फार्मूला बदल रही है और जो नया फार्मूला आ रहा है वो टेक और पे वाला फार्मूला है, यानी कंपनियों को गैस बुक करनी पड़ेगी और उसे तत्काल उसका पेमेंट करके उठाना पड़ेगा, नहीं तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। कोशिश सरकार ये कर रही है कि गैस कंपनियां फर्टिलाइजर कंपनियां उतनी ही गैस बुक करें जितनी उनको ज़रूरत है, जिससे कि बाजार में उनको एक तो गैस सस्ती मिल सके, सही सौदे पर मिल सके और बाजार में गैस की कमी ना हो। और इसके जरिए फर्टिलाइजर कंपनियों की सब्सिडी को बचाने की कोशिश की जा रही है। करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी में बचत का आकलन किया गया है। अब खबरें आने वाले बजट से जुड़ी। इस बार के बजट में सरकार कई वित्तीय लेन देन के लिए पैन की बाध्यता को खत्म कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो जिन वित्तीय लेन देन में आधार की डिटेल होगी उनमें से कुछ में पैन की बाध्यता को खत्म किया जा सकेगा। आधार की पैन के साथ लिंकिंग के बाद कई बैंकों ने सरकार के साथ इसका आग्रह किया था, सुझाव दिया था और बजट में सरकार कुछ वित्तीय लेन देन पर पैन की बाध्यता हटा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सर, अगर ये बदलाव आया तो बदलेगा क्या? दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। इस बदलाव की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। पहली चीज़ तो टैक्स की दृष्टि से ये बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जिन लेन देन के साथ पैन और आधार लिंक नहीं होता, यानी आधार के अलावा पैन नहीं होता है, उसमें कंपनियों को 20% का TDS काटना होता है। बहुत सारे ऐसे लेन देन हैं जिसमें कि लोगों के पास पैन नंबर नहीं है या लोग इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, पर उनको भुगतान करने से और उनको से कारोबार करने को लेकर कंपनियों को दिक्कत होती है क्योंकि उनको TDS काटना पड़ता है। इसके अलावा जो कर्ज देने वाले बैंकर्स हैं उन्होंने भी इस पूरी व्यवस्था को लागू करने में दिक्कत महसूस की थी। तो सरकार शायद कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस का ये विनिमय की सूची जारी करेगी जहां केवल आधार को बेस मानकर या आधार मानकर लेन देन किया जा सकेगा। उसके लिए पैन की ज़रूरत नहीं होगी। और कुछ और ऐसे मामले होंगे जहां टैक्स को लेकर पैन और आधार के आधार को बेस बनाकर जो TDS लगता है उसे लेकर भी क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा, किसानों को और महिलाओं को और घरेलू महिलाओं को, जिन्हें अगर कुछ ट्रांजैक्शंस करने होते थे और उनके पास पैन नहीं होता था तो उनके वो ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कत आती थी। नई पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत जिस तरह का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उसी तरीके का लाभ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को दिए जाने पर इस बार के बजट में फैसला हो सकता है। पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने प्रस्ताव दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी NPS में उनके वेतन का 24% हिस्सा कंट्रीब्यूट किए जाने पर टैक्स छूट का लाभ मिले। इससे क्या होगा, अभी तक सरकार प्राइवेट कर्मचारियों को जो 20% की लिमिट है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को 24% की लिमिट है। अगर ये नियम आ गया तो एक समान व्यवस्था पूरे NPS की लिए लागू हो जाएगी पूरे देश में। सर, क्या बदल जाएगा अगर ये बदलाव आ गया तो? NPS में कंट्रीब्यूशन को लेकर, नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन को लेकर जो कर्मचारियों का स्तर है उसमें वो काफ़ी जटिल और कंफ्यूजिंग है। सरकारी कर्मचारी, बैंकों के कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए NPS में कंट्रीब्यूशन को लेकर अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण मामला है जो ज़रूरी है। NPS के सब्सक्राइबर को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये और सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपये के कंट्रीब्यूशन पर टोटल छूट मिलती है, यानी 2 लाख रुपये तक अगर आप NPS में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पर यह फायदा सबके लिए एक समान नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है और सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% है, यानी 24% का कंट्रीब्यूशन NPS में जाता है। बैंकों ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया था, वो भी इस स्तर पर चले गए थे कि 14% का कंट्रीब्यूशन मिलाकर 24% कर दिया गया था। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को इस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन 10% के पर सीमित है, 10% कर्मचारी का और 10% नियोक्ता का है। अब इस व्यवस्था के बाद इस बात की सिफारिश की गई है सरकार से, खासतौर से PFRDA ने इस बात की सिफारिश की है कि जो सुविधाएं टैक्स के लिहाज से सरकारी कर्मचारियों को मिल रही हैं वैसी ही सुविधाएं NPS में प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। सरकार इस मामले पर शायद बजट में कोई फैसला ले सकती है। संसदीय समिति ने दिग्गज टेक कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए और उनके विज्ञापन मॉडल को मोनोपोलिस्ट थ्रेट बताया है। मोनोपोलिस्ट थ्रेट का मतलब कि एकाधिकार, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करना। संसदीय समिति ने दिग्गज टेक कंपनियों के खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। समिति का सुझाव है कि यूजर्स की जानकारी के इस्तेमाल को लेकर
टेक कंपनियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सर, ऐसा क्यों कर रही है सरकार और तैयारियां क्या है इसके लिए? अगर रोक लगानी है तो कैसे लगेगी? ये महत्वपूर्ण सिफारिश संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो किनारे बिल्कुल ख़त्म होते होते आई है। सरकार की संसदीय समिति ने पिछले दिनों में कंपटीशन कमीशन के कुछ फैसलों के आधार पर और अपनी समीक्षा के आधार पर सरकार से कहा है कि जो बड़ी तकनीकी कंपनियां हैं वो बहुआयामी एकाधिकार या मोनोपोली लेकर आ रही हैं और इसे रोकने की तैयारी की जानी चाहिए, और लंबी सिफारिशें इसमें की गई हैं। हमें इस संदर्भ के लिए याद रखना ज़रूरी है कि भारत में अभी 930 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल पर कंपटीशन कमीशन ने लगाया था, और पूरा मामला सिर्फ इसी तरीके का था कि गूगल अपने प्ले स्टोर में अपने और एप्पल जैसी कंपनियां अपने ऐप स्टोर में जो बाकी ऐप डेवलपर्स हैं उनके साथ भेदभाव करती हैं, और बहुत सारे और भी ऐसे ब्लॉकर्स लगा रखे हैं इन कंपनियों ने अपने ऐप स्टोर में कि नए ऐप डेवलपर्स को उसका नुकसान होता है। अब वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति ने जो सिफारिश की है, अगर सरकार उसे मानती है तो भारत में सबसे पहली चीज़ तो एक डिजिटल कंपटीशन एक्ट नाम के एक अलग कानून का रास्ता साफ हो सकता है। भारत में अभी जो भी कंपटीशन संबंधी गतिविधियां हैं कंपनियों की, वो कंपटीशन कानून के तहत होती हैं, जिसमें डिजिटल भी है और बाकी कंपनियां भी हैं, जिसमें हमने देखा कभी सीमेंट कंपनियों के कार्टेल्स पकड़े जाते हैं, कभी शिपिंग कंपनियों के कार्टेल्स पकड़े जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस समिति ने कहा है कि भारत में डिजिटल एकाधिकारों को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, और पहली बार भारत में एक रेगुलेशंस का एक नया दौर शुरू होने की संभावना इस समिति की रिपोर्ट से लग रही है, जिसको हम एक्स एंटे रेगुलेशंस कहते हैं। दुनिया में डिजिटल स्पेस में मोनोपोली में एक्स एंटे रेगुलेशंस का बड़ा रोल है। ये ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जिनमें बाजार में आने वाली किसी गतिविधि की संभावना के आधार पर कानून बनाया जा सकता है। अभी कंपटीशन के या मोनोपोली के मामले जब शिकायत के तौर पर कंपटीशन कमीशन के पास पहुंचते हैं तब कंपटीशन कमीशन उन पर कार्रवाई करता है। जब कोई रिपोर्ट करता है तब उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये कहा है समिति ने कि भारत में डिजिटल मोनोपोलीज को देखने के लिए पहले से ही ऐसे कानून बनाने चाहिए, क्योंकि डिजिटल मोनोपोलीज जब बाजार में स्थापित हो जाती हैं तो उन्हें खत्म करना मुश्किल होता है। अगर यह प्रक्रिया आगे जाती है तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार में कई सारी बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा, जिसमें गूगल, मेटा, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, मेटा, यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनीज जो भारत में एकाधिकार लिए हुए हैं, जैसे जियो और एयरटेल, और इसके अलावा और भी तमाम सेवा देने वाली कंपनियों का पर पड़ेगा। सरकार इस पर कानून बनाएगी कि नहीं, ये बात संसद को थोड़े समय के बाद पता चलेगी। लेकिन भारत में डिजिटल मोनोपोलीज को लेकर सरकार में कि कम से कम संसदीय समिति के स्तर पर तो चिंता दिखनी शुरू हो गई है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई की तरफ से रियल्टी कंपनी डीएलएफ को एक मामले में दी क्लीन चिट को निरस्त कर दिया है, और सीसीआई ने कहा है कि मामले की नए सिरे से जांच शुरू की जाए। गुरुग्राम में एक फ्लैट खरीदार ने साल 2018 में डीएलएफ के खिलाफ केस दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि डीएलएफ ने फ्लैट बेचने की शर्तों में अपने रसूख का इस्तेमाल किया है। उस समय सीसीआई ने शुरुआती जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। माना जा रहा है कि एनसीएलटी के इस फैसले का असर कई और मामलों पर भी पड़ सकता है। सर, ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? ये भी फैसला कंपटीशन से जुड़ा हुआ, और इसलिए हमने आज इसको शामिल किया है क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में कई सारे नए बदलाव हो रहे हैं। यह मामला ऐसा है कि इसमें कंपटीशन कमीशन ने एक व्यक्ति की शिकायत पर डीएलएफ के खिलाफ एक जांच की थी, पड़ताल की थी, और जिसमें डीएलएफ के पर एकाधिकार के आरोप थे और डीएलएफ को दोषी पाया था। लेकिन बाद में एक दूसरी जांच सीसीआई ने शुरू की थी। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कहना है कि कंपटीशन कानून में एक बार फैसले के बाद दोबारा जांच का कोई प्रावधान नहीं है, और इस तरह से जो बहुत सारे मामले इस समय कंपटीशन कानून के तहत चल रहे हैं, जिनमें कि सब्सिक्वेंट इंक्वायरी या सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी जाती, वो शायद इससे रुकेगी। और इसलिए कई सारी कंपनियां जो कंपटीशन के मामलों को लेकर कंपटीशन कानून में उलझी हुई हैं, उन पर इसका असर पड़ सकता है। बिल्डर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रहे रहने के दौरान भी घर खरीदारों को उनके फ्लैट का पोजीशन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार दिवालिया कानून यानी आईबीसी में बदलाव की तैयारी कर रही है और आगे चलकर दिवालिया प्रक्रिया को प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के आधार पर देखा जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर एक बिल्डर दिवालिया हो गया तो उसके सारे प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इसको तय किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चली रहने के बावजूद तैयार हो चुके घरों को उनके खरीदारों को सौंपा जा सकेगा। मौजूदा नियमों में बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होते ही उसके सभी प्रोजेक्ट्स पर काम
रुक जाता है। सर, घर खरीदारों के नज़रिए से देखें, बड़ी खबर है, रात की ये खबर है। आज के मनी सेंट्रल के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली एनसीआर में और देश के कई सारे हिस्सों में हमने बिल्डर्स को दिवालिया होते, बैंकरप्ट होते और अपना कामकाज रोकते देखा है, और इसका सीधा असर उन होम बायर्स पर, घर खरीदने वालों पर पड़ता है जिन्हें पता नहीं है कि बिल्डर क्या कर रहा है, वो क्यों दिवालिया हुआ, उसने कहाँ निवेश किया है और क्यों उसके प्रोजेक्ट नहीं चल रहे। इसमें बहुत सारे होम बायर्स कर्ज लेकर, लोन मॉर्टगेज करने के बाद अपनी संपत्ति का खरीद कर इंतजार करते हैं। ये कानून जिसके संकेत अभी मिल रहे हैं, इसके कॉन्टूर से, इसके व्यापक प्रावधान हमें पता अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि सरकार दिवालिया प्रक्रिया और होम बायर के अधिकारों को अलग अलग करने वाली है। यानी अगर किसी बिल्डर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, बैंकरप्ट घोषित किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ग्राहकों को घर नहीं मिलेगा, उसके ग्राहकों को घर देने की व्यवस्था की जाएगी, नंबर 1। और ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो होम बायर हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की बचत लगाकर मकान बुक किया था, उन्हें इससे राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कि प्रक्रिया लागू कैसे की जाएगी, इसे आगे कैसे निकाला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो बदलाव होने वाला है, इसमें पूरे ग्रुप को डिफ़ॉल्टरी दिवालिया नहीं माना जाएगा। जिस प्रोजेक्ट के साथ ही बैंक्रप्सी आई है उस पर वो ही केवल डील किया जाएगा। यानी अगर एक बिल्डर किसी शहर में 10 या 8 बड़ी इमारतें बना रहा है और उसमें एक प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट हुआ है या दिवालिया हुआ है, तो उसी पर एक कार्रवाई की जाएगी। फैसला देखने में प्रथम दृष्टया बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन जैसा हमने देखा है कि आमतौर पर बैंक्रप्सी से जुड़े हुए मामले और उस पर भी रियल एस्टेट में होम बायर से जुड़े हुए मामलों में बहुत सारे पेंच होते हैं, और तमाम सारे रेगुलेटर्स के दखल के बावजूद, रेरा और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद, होम बायर्स की मुश्किलें जो फंसे हुए प्रोजेक्ट हैं उनमें भी हल होने का नाम नहीं ले रही। पिछले करीब 8-9 साल से दिल्ली और एनसीआर के आसपास दर्जनों होम बायर अभी भी अपने घरों के लिए भटक रहे हैं, जबकि उनके या तो बिल्डर बैंक्रप्ट हो गए या वो किसी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। इस साल कर्ज महंगा होने की वजह से देश में उद्योगों की तरफ से होने वाले निवेश पर खराब असर पड़ा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान उद्योगों की तरफ से निवेश के लिए खास रुचि नहीं दिखाई गई। सर्वे बताता है कि निवेश की संभावनाओं में करीब 25% की गिरावट आई है और प्रस्तावित निवेश में 10% की गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल निवेश में आई ये गिरावट बताती कोरोना के बाद देश में मांग खुलने की उम्मीद जैसी थी वैसी मांग नहीं दिखी है। सर, निजी क्षेत्र में दिक्कत क्या है, निवेश को तैयार क्यों नहीं हो रहा? ये सूचना लगभग जो वित्त मंत्री ने बजट पर अनुदान मांगों पर अभी हाल में राज्यसभा और लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए जो बात कही थी, ये सूचना लगभग उसकी उल्टी है। मैं याद होगा कि वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि भारत में निजी निवेश वापस शुरू हो रहा है, कैपेक्स की वापसी हो रही है। कुछ और एजेंसियों ने भी कहा था कि भारत में कैपेक्स आ रहा है, पर ये जो सर्वे किया गया है ये बता रहा है कि पहले 9 महीनों में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन में करीब 25% की गिरावट आई है। यानी वो अगर निवेश करना चाहते तो निवेश करने में इच्छुक नहीं है। दूसरा, जिनके प्रस्ताव हैं उनमें भी 10% की कमी आई है। भारत में निजी निवेश पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड लो स्तर पर है भारत में, जिसका असर हमें जीडीपी पर दिखाई दे रहा है। इसके तार आप भारत में कोविड और कोविड के बाद निवेश में गिरावट से भी जोड़ सकते हैं। इसके तार बढ़ती बेरोजगारी से भी जोड़ सकते हैं, जो ठीक बिजी सीजन के बीच में, भारत के व्यस्त मौसम के बीच में 10% के आसपास है। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर पिछले तिमाही में काफ़ी दबाव दिखा है। और जब कंपनियां अपनी इन्वेस्टमेंट की इंटेंशंस को या संभावनाओं को या योजनाओं को ठप करती हैं तो इसका असर लंबे समय पर दिखाई देता है। क्योंकि शुभम, एक इन्वेस्टमेंट परियोजना वास्तविक रूप से रोजगारों तक और उत्पादन तक आने में 3 साल लेती है। निवेश शुरू होने के बाद लगभग 3 साल लगते हैं, तब जाकर कोई निवेश सामने आता और दिखाई देता है। तो अगर अभी भारत में उद्योगपति निवेश करने को तैयार नहीं है तो इसका असर हमें अगले 3 साल के भीतर 3 साल तक दिखाई देगा, क्योंकि 3 साल तक जो डिमांड मार्केट में आनी थी वो नहीं मिलेगी। चीन की शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि अमेरिका में उसका कारोबार बना रहे और साथ में उसे उसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस से भी अलग ना किया जाए। टिकटॉक की तरफ से अमेरिका की सरकार को 3 वर्षों से इस बात पर समझाया जा रहा है कि उसके अमेरिकी यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी को किसी तरह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं दिया जा रहा, मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा।
हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो टिकटॉक ने यह भी माना है कि उसके कर्मचारियों ने गलत तरीके से अमेरिकी यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त किया है, जिनमें 2 पत्रकार भी शामिल हैं। सर, टिकटॉक क्या अमेरिका में गहरी मुश्किल में दिखाई दे रहा है? हाँ, टिकटॉक पर पिछली सरकार ने सख्ती की थी, लेकिन बाइडेन की सरकार के साथ फिर प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन अब एजेंसियां टिकटॉक के कामकाज को करीब से देख रही हैं और 4-5 बड़े आरोप टिकटॉक के ऊपर लग रहे हैं, जिसमें सबसे ताज़ा रिविलेशन है, सबसे ताज़ा आरोप यह था कि टिकटॉक 2 पत्रकारों के कामकाज की भी निगरानी कर रही थी, सूचना ले रही थी और उसे सूचना शेयर कर रही थी। टिकटॉक के ऊपर सबसे बड़ा आरोप अमेरिका के लॉ मेकर्स जो लगा रहे हैं वो डेटा शेयरिंग का है, क्योंकि ये किसी भी दूसरे सोशल मीडिया ऐप की तरह, जैसे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो, लोगों के डेटा और सूचनाओं को का कलेक्शन करती है, इस्तेमाल करती है। और अमेरिका के लॉ मेकर्स को लगता है कि ये डेटा की चोरी हो रही है टिकटॉक में, जो कहीं दुरुपयोग के तौर पर जा रही है। उनका मानना है कि टिकटॉक इन सूचनाओं को चीन की सरकार को या चीन की एजेंसियों को देती जो उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ टिकटॉक पर स्पाइंग का आरोप भी लगने लगा है। माना जा रहा है कि टिकटॉक चीन के लिए जासूसी कर रही है। हालांकि टिकटॉक ने इस बात से मना किया है, लेकिन ये आरोप जांच एजेंसियां जांचने की कोशिश कर रही हैं कि क्या टिकटॉक अमेरिका में लोगों की जासूसी कर रही है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आरोप ये है, वो ये माना जा रहा है कि टिकटॉक चीन की सरकार के अपने एजेंडे को भी या चीन की सरकार के अपने प्रचार को भी अमेरिका के दर्शकों के बीच पहुंचाती है, और अमेरिका के दर्शकों की तरफ से, अमेरिका के टिकटॉक उपभोक्ताओं की तरफ से डाले गए कंटेंट को सेंसर भी करती है, यानी सेंसरशिप भी करती, जो फ्री स्पीच और जो अमेरिका के अभिव्यक्ति की आज़ादी के नियमन के खिलाफ है। और एक और आरोप जो टिकटॉक पर लग रहा है कि वो कई तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है, यानी उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोग तरह तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। तो अब टिकटॉक जिस दिशा में बढ़ रही है अमेरिका में, वहाँ उस पर प्रतिबंध लगने के खतरे बढ़ गए हैं। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने हो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घाटे की दुहाई देने लगती हैं, लेकिन फिजूल खर्ची में इन कंपनियों के अधिकारी जब हजारों करोड़ रुपया उड़ा देते हैं तो उस पर कुछ नहीं कहती। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 4 सीपीएसई यानी सरकारी कंपनियों ने अपने अधिकारियों को गैर जरूरी लाभ देने के लिए 2609 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये 4 कंपनियां इंडियन ऑयल, ओएनजीसी विदेश और गेल हैं। इनमें कर्मचारियों को बेवजह के लाभ देने में इंडियन ऑयल सबसे आगे है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को गैर जरूरी लाभ देने के लिए तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर, पहला सवाल, सीधा सवाल, ये घोटाला हुआ कैसे? ये घोटाला हुआ कैसे, ये अपने आप में भारत की सबसे बड़ी नवरत्न तेल कंपनियों के भीतर क्या हो रहा था, ये हमारे लिए आश्चर्यजनक है। और सरकारी कंपनियां जिन्हें बहुत सारा पैसा हमारे टैक्स से, सरकार की पूंजी से मिलता है, उनके भीतर क्या हो रहा था, इस घोटाले का आकार समझें तो आपको समझ में आएगा कि किसी कंपनी में भत्तों के नाम पर कर्मचारियों को और अधिकारियों को अलाउंस और पर्क्स देने के नाम पर, इस घोटाले की डिटेल में जाएंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि कितने क्षुद्र स्तर के कामकाज कंपनियों के भीतर होते हैं और सरकारी एजेंसियां इन्हें देख नहीं पाती। पर 2600 करोड़ के घोटाले को अगर तथ्य के तौर पर समझें तो ये इतना बजट इस साल स्वच्छता मिशन को दिया गया था। भारत में बजट में 2300 करोड़ रुपए का स्वच्छता मिशन था। स्वास्थ्य विभाग की कुछ स्कीमों का बजट इतना है जितना घोटाला इन तेल कंपनियों के भीतर हमें दिखाई दिया है। इन तेल कंपनियों में जो हो रहा था वो अपने आप में एक अनोखा काम हो रहा था। तेल कंपनियां अपने अधिकारियों को जो सुविधाएं देती हैं भत्तों के तहत, उनमें इतना अधिक पैसा खर्च किया जा रहा था जो सरकार के नियमों के अतिरिक्त था। जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो संसद में पेश की गई है उसमें ये माना है कि इन 4 तेल कंपनियों का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, गेल इंडिया और ओएनजीसी विदेश। इन कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के उन नियमों का उल्लंघन किया जो कंपनी के अधिकारियों को भत्ते और सुविधाएं देने के लिए बनाए गए थे। और कितना बड़ा उल्लंघन किया कि इंडियन ऑयल में 1448 करोड़ रुपए के गलत भत्ते बांट दिए गए, करीब 1400-1500 करोड़ रुपए के। ओएनजीसी में 733 करोड़ के, गेल में 415 करोड़ के, और ओएनजीसी विदेश में, जो विदेश में तेल खोज का काम करती है, उस पर 14 करोड़ बांट दिए गए। और 2 महत्वपूर्ण पहलू थे जहाँ पर ये पकड़ा गया। एक तो ये कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को जो
वाहन के मेंटेनेंस का अलाउंस दिया जाता था उसमें ज़बरदस्त धांधली हुई। अधिकारियों को ऐसा पता चल रहा है रिपोर्ट को पढ़ने से कि अधिकारियों को कार के लिए और वाहनों के लिए अलग से अलाउंस मिलता था और जो लोकल ट्रैवल करते थे उसके लिए उनको अलग से पैसा दिया जाता था। यानी एक ही सुविधा के लिए कंपनियों ने 2 बार पैसा दे रही थी। इसके अलावा एक और व्यवस्था थी है जो सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में अपनाई जाती है, जिसको कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं, जिसमें अधिकारी अपने हिसाब से या कर्मचारी अपने हिसाब से अपने भत्तों का चुनाव करता है। इस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों को बहुत अनड्यू जो जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करते थे इन तेल कंपनियों ने भत्ते दिए। तेल कंपनियां भारत में बहुत रिच हैं, सुपर रिच हैं, क्योंकि वो तेल की कमाई पर बैठी हुई हैं। बाजार में मोनोपोली का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि भारत की सारी सरकारी तेल कंपनियों की मोनोपोली है, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। तेल कंपनियां भर कर सरकार को डिविडेंड भी देती हैं, लाभांश भी देती हैं, पर उसके पीछे सीएजी ने पाया कि वो 2600 करोड़ रुपए उन्होंने नियमों के से को तोड़कर सिर्फ अपने कर्मचारियों को या अपने अधिकारियों को भत्तों के तौर पर बांटती है। सर, किन नियमों का, दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ? सिर्फ जो DOPE का PT का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसका और DPE के नियमों का उल्लंघन हुआ है भत्तों की पूरी प्रक्रिया में। और इस मामले में CAG ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो बेसिक पे का जितना % भत्ते दिए जाने, मैक्सिमम सीलिंग के भत्ते दिए जाने हैं, उनका भी उल्लंघन हुआ। वाहनों को लेकर तो ज़बरदस्त नियम तोड़े गए, वाहनों के लिए भत्ते देने में, सुविधाएं देने में ज़बरदस्त नियम तोड़े गए। वाहनों की मेंटेनेंस को लेकर CAG ने पाया कि जो नियम सरकार ने तय किए थे, सरकारी विभागों में भत्तों के लिए तय किए गए थे, उनका भी बड़ा उल्लंघन हुआ है। CAG की इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जिन भत्तों को ऑपरेशनल कामकाज के लिए दिया जाना था, उनका भी नियमित भत्तों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सर, अब सरकार आगे क्या कर सकती है? ये रिपोर्ट आ गई कैग की उसकी टेबल पर, आगे किस तरीके के निर्णय, किस तरीके के कानून लिए बनाए जा सकते हैं? CAG ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को इन तेल कंपनियों में ये सारे जो अलाउंसेस हैं जो रनिंग और मेंटेनेंस के आधार पर दिए जाते हैं, इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। CAG की रिपोर्ट की एक प्रक्रिया है, CAG की सिफारिशें सरकार मानने के लिए बाध्य भी होती नहीं है। ये रिपोर्ट अब संसद में जाएगी, उसके बाद फिर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद शायद संसद इस पर संज्ञान लेगी, अगर संसद चाहेगी तो, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी। लेकिन ये बात खुलकर सामने आ गई है कि जब देश की प्रमुख तेल कंपनियों के भीतर भत्तों में यही हो रहा होगा, तो बाकी कंपनियां भी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी हैं और वो भी सामान्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के तहत आते हैं, वहाँ भी क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा? ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तो सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो पूरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते हैं, जो वाहन के मेंटेनेंस के भत्ते हैं या जो अन्य तरीके की अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, उनके नए सिरे से जांच कराए और स्पष्ट करे, क्योंकि ये राशि काफ़ी बड़ी और चौंकाने वाली है जो CAG की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। चलिए, अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। कोरोना काल में गरीबों को फ्री राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस महीने खत्म हो रही है और इस योजना के आगे बढ़ाए जाने की संभावना कम है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि योजना को आगे बढ़ाए जाने पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। लेकिन सरकार के पास उपलब्ध राशन की स्थिति देखें तो गेहूं का स्टॉक 14 साल के निचले स्तर पर है। हाल के दिनों में हालांकि सरकारी खरीद बढ़ने की वजह से सरकारी स्टॉक में चावल की मात्रा जरूर बढ़ी है। अगली खबर फसलों से जुड़ी। इस साल अधिकतर रबी फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है। 23 दिसंबर तक के आंकड़े देखें तो रबी, तिलहन और दलहन, खासकर सरसों और चने का रकबा आगे बढ़ा हुआ है। 23 दिसंबर तक कुल दलहन का रकबा 148 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा दर्ज किया गया है। पिछले साल 144 लाख हेक्टेयर था इस दौरान। इसी तरह तिलहन का रकबा 101 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 93 लाख हेक्टेयर से ऊपर है। यह था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात सोमवार को शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, लेकिन उससे पहले रविवार को इकोनॉमिकम लेकर आऊंगा मैं अंशुमान जी के साथ। क्या खास होगा सर इस बार की इकोनॉमिकम में? इस बार के इकोनॉमिकम में हम बात करेंगे कि दुनिया भविष्य की तरफ वापस लौट रही है। भविष्य की तरफ वापस लौटना अपने आप में एक अंतर्विरोध है, असंगति है, पर दुनिया ऊर्जा का एक भविष्य जो 2010 तक दुनिया के सारे देशों की प्रथम वरीयता पर था और वो 2010 के बाद कैसे पीछे चला गया, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वापस उसकी तरफ लौटा जा रहा है। नए सिरे से कोई एक बड़ा ऊर्जा स्रोत वापसी कर रहा है। एक पूरी गणित, पूरी बिसात दुनिया में एनर्जी को लेकर बदल रही है। इसके आसपास इस पर केंद्रित है हमारा इस बार का इकोनॉमिकम।
अंशुमान जी ने आपको बताया ना कि कोई स्रोत है, वो स्रोत कोयला नहीं है, इतना मैं आपको बताता हूँ, बाकी स्पॉइलर नहीं। क्या है, इसके लिए आपको इतवार का इंतजार करना पड़ेगा। रविवार को सुबह 11:15 बजे मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और इंतजार कीजिए इस अनोखे खास इकोनॉमिकम का। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये